आज की चर्चा का हमारा विशेष इसी पर आधारित है, घुसपैठिए देश की सुरक्षा में बड़ा खतरा। तो हमारे साथ इस चर्चा पे शामिल होने के लिए धनंजय गिरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर अय्यर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ सैयद जावेद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के पक्ष को रखेंगे। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सैयद जावेद, अगर आप ही के पास आऊं तो देश के सामने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ या फिर अवैध घुसपैठिए जो हैं एक बड़ी चिंता का विषय हो रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चिंता बनते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हो रही है और ये हर एक देश की समस्या हो रही है और पूरे विश्व के अंदर घुसपैठ हर जगह हो रही है, पलायन भी हर जगह हो रहा है। कल ही मैं एक न्यूज सुन रहा था कि अमेरिका ने बहुत से जो भारतीय थे जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से अमेरिका के अंदर रह रहे थे, उनको भी वापस भेजा। उनके लिए भी बड़ी एक समस्या थी और उन्होंने बाकायदा लगभग 1.5 लाख लोगों को आसपास चयनित कराया। अभी भारत के सामने सवाल खड़ा होता है कि कितने अवैध घुसपैठी हैं, कितने शरणार्थी हैं, उनका एक आंकड़ा और एक डेटा जारी करके ये बताए कि भारत में कितने अवैध तरीके से आए। अगर अवैध तरीके से आए हैं तो हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही थी, और क्या सिर्फ बांग्लादेश से ही हमारे यहाँ जो है वो घुसपैठ हुई है? तो बताइए, अवैध तरीके से श्रीलंका के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, और क्या श्रीलंका से अवैध तरीके से घुसपैठ नहीं होती मछुआरों के द्वारा? उसके ऊपर भी टिप्पणी कर ले। ये देखिए, पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र जो भारतीय जनता पार्टी झूठ की फैक्ट्री, बड़का झूठा पार्टी के लोग हैं, ये इसी तरीके से देश को बरगलाते हैं। अभी आपने झारखंड और बिहार का जिक्र करा। झारखंड मोहतरमा कब बना? 2000 में। तो झारखंड की आबादी जब नया प्रदेश बना तो वहां के नागरिक कहाँ चले जाएंगे? बिहार से छोड़ देंगे या झारखंडी कहलाएंगे? झारखंड का नागरिक कहलाता कि मैं झारखंड से हूँ, पहले वो नागरिक बिहार के थे। जब प्रदेश अलग होते हैं, सीमाएं अलग होती है, तो वहां के नागरिक भी जाते हैं। और वहां पे जब आप बांग्लादेश का मुसलमान नागरिक तो भारतीय नहीं कहलाएगा। अब वो तो शेख हसीना तो यहाँ पर है, अब पूछ लिए जाए उनसे क्या कहलाएगा। शेख हसीना को तो रखा हुआ है यहाँ पर, उनका माइक आप दूरदर्शन जाए, पूछे कि क्या कहलाएंगे, वो शरणार्थी हैं या घुसपैठी हैं या चीजें हैं, कैसे संबंध है, क्या चीजें हैं नई सरकार के साथ, वो माइक लगा के अभी तो शायद यही है या कहीं और है। नहीं, जवाद साहब, एक सवाल मैंने पूछा आपसे, क्या आप ये मानते हैं कि देश के लिए बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए जो हैं वो चाहे पश्चिम बंगाल से आ रहे हो, चाहे बिहार में हो, चाहे झारखंड में इस समय मौजूद हो, असम में मौजूद हैं, असम के मुख्यमंत्री सख्त कदम उठा रहे हैं, त्रिपुरा में उनकी धरपकड़ की जा रही है, जयपुर के रेलवे स्टेशन पर धरपकड़ की जा रही है, तो इतनी बड़ी तादाद में जब बांग्लादेशी मुसलमान आ रहे हैं बांग्लादेश छोड़कर, तो क्या ये आपको देश के लिए एक बड़ा संकट दिखाई देता है? ये बड़ी चुनौती लगती है आपको सुरक्षा के लिए? मेरे लिए सुरक्षा के एतबार से शेख हसीना भी यहाँ पर है। बांग्लादेश की सरकार जो मौजूदा सरकार है, उसके साथ हमारे नागरिकों के जो संबंध है, जो बॉर्डर पार है, वो तो ऑलरेडी हमारा ट्रेड बिजनेस चल ही रहा है। बहुत से लोग इधर आकर के बिजनेस करते हैं, बहुत से लोग उधर आकर के बिजनेस करते हैं। ये तो सरकार को पता है वहां पे सीमा के बारे में। और ऐसा कौन सा चीज है कि बहुत सी चीज आज सरकार ने पहली बार बताई है? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इख्तियार के अंदर है। आप सवाल पूछिए। और दूसरा, अभी आपने एक भ्रमित करने वाली, मैडम, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2011 के बाद से जनगणना हुई नहीं। और निशिकांत दुबे जो सदन के अंदर कह रहे हैं, उनसे पूछिए उन्होंने क्या सरकार को बाईपास कर दिया? 2011 के बाद जनगणना के आंकड़े सरकार ने क्यों नहीं दिए? जारी करें। या उनके पास खुफिया इंफॉर्मेशन है और सांसदों के पास नहीं है, सिर्फ निशिकांत दुबे के पास है, या वो सरकार को बाईपास करके अपने आंकड़े बता रहे हैं? पूछ लीजिए जरा करके उनसे। और चलिए ठीक है, अगर घुसपैठ हो रही है, जिसका मैं समर्थन नहीं करता हूं, अवैध घुसपैठ का समर्थन नहीं करता हूं, नहीं होना चाहिए, तो फिर आप बताइए कि ये केंद्र सरकार से सवाल नहीं बनेगा कि अवैध घुसपैठ हो रही है तो आप समाजहीन के तरीके से तमाशा देख रहे हैं? धनंजय जी, सवाल आपसे, क्या चुनाव के समय ये एक बड़ा मसला है, या इस मसले को लेकर केंद्र सरकार एक तरह से गंभीर भी है और इस तरफ काम भी कर रही है? पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने बहुत साफ ये कहा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कि जब तक अवैध घुसपैठ बंद नहीं होगी, बंगाल में शांति नहीं होगी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 2026 में उनकी सरकार आएगी तो इस समस्या से निपटा जाएगा और लोगों को इससे छुटकारा मिलेगा।
रितु जी देखिए, नई सदी के लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी की ललकार है कि बिना घुसपैठ को रोके बंगाल में अमन शांति बहाल नहीं हो सकता है। यह पूरी तरह से सच है। जनता के बीच पैठ कम हो गई है ममता सरकार की, इसलिए सरकार पैठ पर नहीं बल्कि घुसपैठ पर जिंदा है। घुसपैठियों से ममता दीदी इतनी ममता रखती है कि उन पर कोई कठोर कार्रवाई करने के लिए नहीं तैयार है। यह घुसपैठ बंगाल के भद्रजनों और आमजनों के लिए बड़ा खतरा है। न केवल बंगाल के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। पूरा नॉर्थ ईस्ट और पूरा बिहार इसकी चपेट में है। आप बंगाल अशांत है, गहरी अराजकता है। बंगाल में हिंसा, अपराध और बलात्कार ये सब घुसपैठ के कारण है। पिछले दिनों जो महिला डॉक्टर के हत्याकांड में सबूत मिटाने के लिए जो भी भीड़ इकट्ठा हुई थी, ये घुसपैठियों की भीड़ थी। और दूसरी बात जो भाई साहब करते, शरणार्थी और घुसपैठियों में बहुत अंतर है। हम शरणागतों की बहुत सेवा करते हैं। ये हमारी हजारों साल की चली आ रही संस्कृति का नतीजा है कि हमारे जो शरणागत हो गया उसकी सारी गलतियां माफ करके हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। शरणागतों के लिए जान देने की परंपरा है हमारे यहाँ। पर घुसपैठियों का मकसद व्यवस्था को अस्थिर करना है। आप देखिए क्या क्या जुल्म सितम नहीं हुए बांग्लादेश में, क्या क्या जब जैसे जो देश हमारी मूल संस्कृति से कट के अलग हुआ, वहां कितने जो अनेक जुल्म सितम हुए। वक्त है देश विरोधी प्रदेश में जो जिन प्रदेशों में देश विरोधी सरकार है उनको बदलने का। 26 में बंगाल की नई बंगाल बदलाव की नई इबारत दिखने जा रहा है। ममता जी सिंहासन करो, खाली करो। बंगाल का मानुष, भला मानुष जाग रहा है। और आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं जुल्मो सितम के इस बीच में, और डेमोग्राफी बदल रही है। ये डेमोग्राफी कितना बड़ा डेमोग्राफ है, डेमोक्रेसी के लिए कितना बड़ा खतरा है। लोकतंत्र को लहूलुहान करने के लिए जो विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, जो हम दो हमारे दो और बांग्लादेश से आने दो कांग्रेस की जो नीति रही है, उसका नतीजा आज सर भुगत रहे। 10% वहां बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। और ये सरकार, लोकल सरकार भी मान रही है, केंद्र की सरकार मान रही है। भंग भंग की पटकथा लिखी जा रही है। कितने सलाहुद्दीन, बांग्लादेश का पाकिस्तान प्रेम भी जग जाहिर हो चुका है। अब बांग्लादेश को आज मुस्लिम ब्रदरहुड की याद आई है। यह कृतज्ञ जमातों का जम रहा है। ये जंजाल है, लोकतंत्र के लिए ये जंजाल पैदा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो लोग हैं, धनंजय जी सवाल ये भी बड़ा है, धनंजय जी सवाल ये भी बड़ा है कि इन तमाम अवैध घुसपैठियों के पास से जब आधार कार्ड, वोटर आईडी और ये तमाम चीजें मिलती हैं, तो ये सवाल व्यवस्था पे भी उठता है, राज्य सरकारों की व्यवस्थाओं पे तो उठता है, लेकिन एक बड़ी चुनौती देश की सुरक्षा को लेकर भी है और उस सिस्टम पे है जो सिस्टम इन तमाम चीजों को उन्हें मुहैया करा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। अगर यहां पर बैठे हुए लोग उनके खैर खा न होते, उनका खैर मकदम करने को तैयार ना होते, व्यवस्था से उनको सुविधाएं नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, ये तो अमित शाह जी ने ललकारा है कि बंकिम का बंगाल हमारा है। जो बंगाल की बात पे करे वो सरकार निकम्मी है। जो घुसपैठियों के साथ शामिल हो जाए, उन्हें वोट बैंक के रूप में तस्दीक करे, उनको वोट बैंक समझे। और ये वोट बैंक का खेल इस मुल्क को तबाह करने की तरफ ले जा रहा है। और इसी की बात आदरणीय अमित शाह जी ने कही है। उनके लौह वाणी में जो निकला है, लौह पुरुष की वाणी से जो निकला है, वो ये निकला है कि भाई अब राष्ट्र को तबाह करने वाली ऐसी भी खंडनकारी शक्तियों और ताकतों को, जो स्टेट गवर्नमेंट्स इनको स्पॉन्सर कर रही है, जो इनको मदद कर रही है, जो जिनके सिस्टम के में घुन लग चुका है, जो चंद्र वोटों की खातिर मुल्क को ताक पे रख रही है, उनके जाने का समय आ रहा है। ये उन्होंने कहा, इसी बात को खुल के कहा है। और जो डायनेमिक्स आप बता रहे हैं, बिहार और झारखंड जब बचा, झारखंड तो शुरू से बिहार जो झारखंड का था उसकी आबादी, आदिवासियों की आबादी झारखंड में थी और आदिवासियों की जनगणना पहले हुई थी। आदिवासियों की संख्या गिर रही है। वहां की हेमंत सरकार ने इसकी बात सरकार ने इसकी तस्दीक कर दी है। शेखर साहब, क्या ये पूरा मुद्दा इतना संवेदनशील नहीं है कि सत्तापक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होने के साथ ही साथ इस बात पे विचार किया जाए कि ये जो इतना बड़ा संकट है, इससे निपटा कैसा जाए? क्योंकि अब ये संकट सिर्फ सीमाओं से अवैध घुसपैठ तक का नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम, एक सिस्टम बन गया है उनको तमाम चीजें मुहैया कराने के लिए। अब वो चाहे राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के नाते कर रही हो, लोग अपने छोटे बहुत जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसके लिए कर रहे हो। नीतू जी, आप हैरान होंगे, मतलब इस बात को ज्यादा पार्लियामेंट में इसके बारे में जब ममता बनर्जी विपक्ष में थे, यानी वहां पे वामपंथी सरकार थी, तब ममता बनर्जी ने कई बार पार्लियामेंट में ये एलिगेशन किया था कि वहां पे इलीगल माइग्रेशन अलाउ हो रहा है और उनको सारा व्यवस्था किया रहा है ताकि वो लेफ्ट के वोट बैंक बन जाए। और इस पे क्या बात है कि देखिए, अवैध कौन है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन अभी समस्या क्या है, दो लोग आए हैं, एक सिस्टमेटिक टाइप जो सिस्टम वहाँ चल रहा है कि जो आए हैं उनके लिए आधार कार्ड बनता है, वोटर कार्ड बनता है, सब कुछ बन जाता है। फिर आप कैसे उनको डिटेक्ट करेंगे?
डिटेक्ट करेंगे तो कैसे डिपोर्ट करेंगे? देखिए, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई थी असम अकॉर्ड के बाद, जो संशोधन हुआ था, उसमें यह क्लियर था कि 71 के बाद, यानी बांग्लादेश बनने के बाद जो भी अगर लोग आए हैं तो उनको इलेक्टोरल रोल्स में से हटाना है, कि पहले एस्टेब्लिश करना होगा। वो कब आए? देखिए, चुनौतियां बहुत है इसमें, राजनीति अवश्य जुड़ी हुई है, लेकिन देश की इंटरनल सिक्योरिटी भी है, साथ में आर्थिक व्यवस्था को लेकर भी है। देखिए, हमारे पास जितने धनराशि है, जो हमारे लोगों को गरीबी से उठाने की जो जितने कार्यक्रम चल रहा है, अगर इस पे लगातार इस तरह की माइग्रेशन होता जाए बिना अनचेक्ड, कई कारणों से, कि बॉर्डर पोरस बॉर्डर है, आप प्रॉपर ये कर नहीं सकते, तो जिसको लेकर कई आपने देखा है जिले जो है, जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ जितना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है, वो बिहार में हो, बंगाल में हो, असम में हो और मेघालय में हो, सब जगह एक परिवर्तन आ रहा है, डेमोग्राफी पे रिफ्लेक्ट हुआ है। इसको लेकर सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सरकार, पिछले सरकार की रिपोर्ट भी यही थी, क्योंकि एक गंभीर विषय है। क्योंकि सवाल क्या है कि हमारे पास इतना धनराशि नहीं है कि भाई सब लोग इधर आ जाए, सबकी हम व्यवस्था कर पाए, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर किस पर बढ़ता है? जमीन पर पड़ता है, आपके रिसोर्सेस पे पड़ता है, आपके जितने कार्यक्रम चल रहा है, मनरेगा हो, जो भी हो, उस पर भी पड़ता है। तो इसको लेकर देखिए, पहला तो बात, और दूसरी बात, हमारी डेमोक्रेसी को इफेक्ट करता है। अगर जो इस देश के नागरिक नहीं है, पड़ोसी देश से आए हैं, वो अगर वोटर बन जाएंगे और आपके कई एरिया में अगर वही उनका ही ज्यादा मेजोरिटी होगा, तो वो क्या उस राज्य का या उस इलाके का कोई डेमोक्रेटिक विल को रिफ्लेक्ट करेगा? जो जेन्युइन है वोटर से वो अलग बात है, लेकिन जो नहीं है, और ये जो चल रहा है भाई किसी तरह उनको ले आओ, बसाओ। अब बात आती है झारखंड के संतान इलाकों में, भाई वहां क्यों डेमोग्राफी बदल रहा है? हमने पहले क्या सुना था, जो चिकन नेक कहते हैं, पश्चिम बंगाल के जो आप जो जो नैरो एरिया है, जो सिलीगुड़ी को जाता है, वो वहां पे बहुत डेमोग्राफी चेंज हुई है, जिसको लेकर आज पश्चिम बंगाल में भी चिंता हो रही है। देखिए, इसको अल्पसंख्यक या मुसलमान वोटर्स के बारे में ऐसा नहीं सोच रहा है। देखिए, जो हमारे जेन्युइन वोटर्स है, किसी धर्म का, वो अलग बात है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं बाहर से और उनको अगर रोका नहीं जाए या उनको एनकरेज किया जाए, ये अलग बात है। भाई वीजा तो भारत बहुत इश्यू करता है। जो बिल्कुल शेखर अय्यर साहब, कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है। कोर्ट में जिस तरह से तमाम तथ्यों को रखा गया कि किस तरह संथाल परगना के तमाम वो जो 5 जिले हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, और संथाल परगना के कुछ गांव ऐसे हैं जो कि आदिवासी बहुल्य थे, और मात्र अब 2 से 3 गांव हिंदू परिवारों के, आदिवासी परिवारों के वहां पर अब बचे हैं। तो ये बताता है कि किस तरह से जमीन पे एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, एक डेमोग्राफिक बदलाव देखा जा रहा है, जो कि अवैध घुसपैठियों की लगातार जो आवाजाही है उसको लेकर ये बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।